नमस्कार। पत्रकार डायरी में आज अपने दर्शकों के समक्ष उनसे रूबरू करा रहे हैं दैनिक जागरण के मुंबई ब्यूरो चीफ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी जी से। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश तिवारी जी एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। वर्ष 1966 में अयोध्या में जन्मे ओम प्रकाश तिवारी जी एक लंबी यात्रा करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ पर उनके अनुभवों को सुनना, उसको गुनना, उसके बारे में जानना एक गौरव का विषय होता है, हमारी जानकारी में वृद्धि करता है, क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है और कई एक आयाम रहे हैं जिस पर हम ओम प्रकाश तिवारी जी से आज चर्चा करेंगे। वो पत्रकारिता का भी एक आयाम है, एक आयाम उनका साहित्य का है, एक आयाम उनका लोक संस्कृति और लोक सेवाओं से जुड़ा रहा है। तमाम आयाम हैं जिन पर हम एक लंबी विस्तृत वार्ता करेंगे ओम प्रकाश तिवारी जी से, उनके अनुभव जानेंगे। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश तिवारी जी 1985 से पत्रकारिता से जुड़े हैं और 1985 से पत्रकारिता से जुड़े रहते हुए स्थानीय अखबार से पत्रकारिता शुरू करने के पश्चात जनतंत्र, स्वतंत्र चेतना, पांचजन्य, राष्ट्र धर्म, ऐसे तमाम ऐसे बड़े बड़े अखबारों से जुड़े हुए रहते हुए आज दैनिक जागरण के 25 वर्षों से यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं मुंबई के, और साथ में तमाम जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। हाँ, आइए उनसे बात करते हैं, सीधा आपका संबंध उनसे जोड़ते हैं, आप उनके अनुभवों को सुने, गुने और हमारे कार्यक्रम को सराहें, यही आपकी अपेक्षा है। चलते हैं सीधा भाई ओम प्रकाश तिवारी जी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय तिवारी जी। हमारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनके बहुत से प्रश्न। हमारे कार्यक्रम की एक विशेषता ये है कि जब हमारे पास इस तरह की कोई हस्ती आती है, पत्रकारों से जुड़ा अनुभव हर क्षेत्र का होता है, तो हमारे दर्शक भी बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हैं। और आज जो वर्तमान की परिस्थिति चल रही है उसमें हमारे अधिकांश दर्शकों का हर कार्यक्रम में लगभग यही सवाल होता है कि पत्रकारिता में जो बदलाव आ रहा है, ये जो गिरावट आ रही है, ये जो परिवर्तन आ रहा है, देखिए ये दर्शकों का सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूँ पत्रकारिता में गिरावट आ रही है, ये दर्शकों का सवाल है और दर्शकों के सवाल को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सवाल पूछते रहे हैं। तो आज हमारे दर्शक ये सवाल जानना चाह रहे हैं कि उनकी नज़र में पत्रकारिता में गिरावट आ रही है, उनकी नज़र में कुछ बदलाव आ रहा है, बदलाव आना स्वाभाविक है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और इस परिवर्तन को आप किस रूप में देख रहे हैं, इसका हम आपसे जवाब चाहना चाहेंगे। राय जी, बहुत सही सवाल किया आपने। पत्रकारिता की विश्वसनीयता से संबंधित, मतलब मैंने पत्रकारिता उस समय शुरू की जब सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था 1985 से। इलेक्ट्रॉनिक धीरे धीरे प्रवेश हुआ। ये 1991-92 का दौर था जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने पीक पर था। याद होगा आपको, उस समय न्यूज़ ट्रैक करके एक कैप्सूल्स आया करते थे। फिर उसके बाद उसमें आज तक वालों ने शुरुआत की, जब सुरेंद्र जी का एसपी जी का प्रोग्राम आना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे तो फिर तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूरी बाढ़ आ गई। बहुत सारे चैनल आ गए, अंग्रेजी के, हिंदी के, और अब पत्रकारिता उससे भी आगे बढ़ करके अब इंटरनेट मीडिया की तरफ आ चुकी है। तो निरंतर बदलाव हो रहे हैं और हर तरह की पत्रकारिता का एक अलग स्वभाव होता है। मूल तत्व वही होता है, सूचनाएं देना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या इंटरनेट मीडिया में, इनमें प्रेजेंटेशन के तरीके बदलते जा रहे हैं और उन तरीकों के बदलाव के कारण पत्रकारों में एक जो कंपटीशन की भावना हम देख रहे हैं, मारामारी देख रहे हैं। वास्तव में देखा जाए पिछले कुछ महीनों में, पिछले 6 महीने में जो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो कैरेक्टर्स उभर के सामने आए, उन्होंने पत्रकारिता को कई जगह कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई आज की ही बात है। पत्रकारिता को लेकर के मजाक बनाना या उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करना, ये अगर मैं याद करूं तो 20-30 साल पहले भी ऐसी हुआ करता था। यानी आज भी जो स्थिति है कि ठीक है, कभी वो दौर रहा होगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी को या पराड़कर जी को बहुत सम्मान की निगाहों से देखा जाता रहा होगा,
आज आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और गलती से भी आपके मुंह से निकल जाए कि हम पत्रकार हैं जी, तो आपके कूपे में बैठे हुए सब लोग नंबर 1 पर गाली देते हैं नेताओं को और नंबर 2 पर सब बिके हुए हैं। सब देखिए एक जुमला बन गया है, पत्रकारिता का नाम लेते ही सब बिके हुए हैं। हमें अक्सर मेरा झगड़ा हो जाता है उस ट्रेन के सफ़र में जब कोई कहता है कि सब पत्रकार तो बिके हुए हैं। अरे भाई, आज तक मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया कि कोई आकर के मुझे 10 पैसे दे गया हो जी। लेकिन अगर हम आपकी वाली नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम बिके हुए हैं। और ये स्थिति मैं घटना समझता हूँ आपको। 90 की बात है, 1990 जी। राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। रात को पहला हम स्वतंत्र चेतना में थे उस समय लखनऊ में, और रात को करीब 10 सवा 10 बज रहे थे और टेलीप्रिंटर पर उन दिनों पुराने टाइप वाला टेलीप्रिंटर हुआ करता था जी। तो उस पर जब कोई बहुत विशेष खबर आती थी तो घंटी बजती थी, ट्रेन 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 घंटी बजी होगी। रात को किसी भी दैनिक अखबार में 9:30-10 बजे के बाद का जो समय होता है वो इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि हर आदमी डेडलाइन के चक्कर में परेशान रहता है। हर आदमी ये चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी खबर टाइप हो करके आए, उसको पढ़ा जाए, उसको पेज बने और काम कंप्लीट हो, क्योंकि अखबार में डेडलाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, महत्व रखती है। हम लोग उसमें तैयार इत्तेफाक से उस दिन कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था तो पेज बन के तैयार थे, इंतज़ार किया जा रहा था। बीच में सिंगल कॉलम डबल कॉलम की एक आध जगह छोड़ के रखी गई थी एडजस्टमेंट के लिए। हाँ, कि अगर कुछ हो गया लोकल में तो लगा देंगे और पेज जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखिए ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। 9:15 बजे हमारे साथी एक अंदर घंटी बजी। उस समय एयर कंडीशन सबके लिए नहीं हुआ करता था, एसी। लखनऊ में वैसे भी एसी का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं था। तो अंदर जहाँ टाइपिंग होती थी, कंप्यूटर लगे हुए थे, वहाँ एसी लगा हुआ था। जबकि हम लोग कभी कभी गर्मियों में मौज लेने के लिए अंदर जा कर के कुछ देर खड़े हो जाते थे तो लगता था स्वर्ग में आते हैं। तो वो टेलीप्रिंटर भी अंदर ही लगा हुआ था तो घंटी की आवाज़ हम लोगों को नहीं सुनाई पड़ी। तो अंदर से किसी ने वो टैग फाड़ करके, हमारे योगेश श्रीवास्तव एक साथी साथ में हुआ करते थे, वो ले करके आए और मैं वहीं बगल में बैठता तो ला के हमारे सामने रखा, तिवारी जी राजीव गांधी की हत्या हो गई। हाँ, ठीक है, रख दो। 1 सेकंड बाद हमारे दिमाग में आया कि क्या बोला ये। हमने उठा के देखा, हमने, अरे राजीव गांधी की हत्या हो गई। उठ करके तुरंत फिर हम भाग करके मैं और सामने प्रदीप श्रीवास्तव फ्रंट पेज देखते थे, हम दोनों लोग भाग करके गए। हमारे जो चीफ एडिटर ओनर भी वही हुआ करते थे, उनके केबिन में उनको बताने के लिए कि इतनी बड़ी खबर आ गई। और फिर तो पूरा तेवर ही बदल गया अखबार में। अब जो पेज उस समय तो कोई खबर लगी भी रहेगी तो हटानी पड़ती। पेज जो बना हुआ था वो पेज भी पलटना ही पड़ा। वो फिर सिंगल कॉलम डबल कॉलम थोड़ी काम चलना था, ना मालूम कितनी खबरें फिर फ्रंट पेज की हटा दी गई। अब ढूंढना शुरू हुआ कि राजीव गांधी से रिलेटेड बाकी सामग्री कहाँ से मिलेगी, कहाँ पर हुआ ये हादसा। सिर्फ इतना आया था, राजीव गांधी बम विस्फोट में मारे गए। वो 3 बार 3 टैग, जब कुछ इंपॉर्टेंट होता था तो एजेंसी 3 बार एक ही खबर को रिपीट करती थी ताकि भरोसा हो जाए। तो वो तीनों चीज़ें रिपीट होंगी, वो तीनों टैग आए और हम लोगों ने ढूंढना, लेकिन दूसरी खबर कोई नहीं आ रही थी कहाँ पे हुई घटना। कुछ देर बाद, शायद आधे घंटे के बाद, ये खबर आई श्री पेरुम्बदूर में ये घटना हुई और ब्लास्ट हुआ तो कैसे हुआ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन 12 बजे तक भी नहीं आ पाई थी, यानी जो डेडलाइन हम लोगों की होती है जनरली, क्योंकि बाहर की टैक्सियाँ जो जानी होती हैं अखबारों में वो उनको जल्दी निकलना पड़ता है। अब हम लोगों ने खैर किसी तरह जितनी इन्फॉर्मेशन आई, राजीव गांधी की बड़ी सी फ़ोटो लगाई, सब करके पेज कंप्लीट किया गया। और उसके बाद जब अखबार छप गया
तो चूँकि हमारा दफ्तर स्वतंत्र चेतना का चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के पास ही हुआ करता था उस समय, अभी भी होगा शायद। तो हम लोग जब अखबार छप गया तो मैं और प्रदीप अब नहीं है जी इस दुनिया में, वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुके हैं। तो हम और प्रदीप चारबाग रेलवे स्टेशन पर लोगों का रिएक्शन जानने निकले कि राजीव गांधी की डेथ हो गई। और रात में चूँकि 11 बजे, छोटा शहर था लखनऊ उस समय, लोग सो जाते होंगे, तो हमको तो रिएक्शन लेना है अगले दिन का कि लोग अखबार देखेंगे तो उनके चेहरे के भाव कैसे हैं। निकले हम वहाँ से, तो जिसको भी वो अखबार हमारा हॉकर आगे आगे बांट रहा था, बेच रहा था, और हम लोग पीछे घूम रहे थे उसका। तो जो भी अखबार देखे, अरे ये अखबार वाले झूठ बोलते हैं, अरे अखबार वाले ऐसे ही लिखते हैं। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि राजीव गांधी मारे भी जा सकते हैं इस तरह से। तो ये जो विश्वसनीयता का संकट है, ये कोई आज का नहीं, ये तो मैं घटना 30 साल पुरानी बता रहा हूँ आपको। और हो सकता है कि हमसे भी 30 साल पहले जो लोग पत्रकारिता में रहे हों, उन्होंने इस तरह की घटनाएं देखी हों, सुनी हों। तो ये संकट पहले भी था, लेकिन आज शायद गहरा गया है ये संकट। तो हमको जो लोग पत्रकारिता में हैं, उन्हें ये सोच के चलना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं अपने उस प्रोफेशन को जिसके कारण हमें इज्जत मिलती है। जी। हम अपने को दुनिया से 2 इंच ऊपर मान के चलते हैं। हम पत्रकार हैं, हम लड़ जाते हैं किसी से जाकर के अननेसेसरी कई बार। तो ये आप जिस प्रोफेशन में हैं उसकी पवित्रता को आप अगर महसूस करते हैं तो आपको यह भी महसूस करना पड़ेगा कि इस पवित्रता को बरकरार कैसे रखा जाए, आपकी विश्वसनीयता कैसे कायम रहे। अभी हमारे दर्शक ने जो है बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिख के भेजी हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बड़ी अच्छी पंक्तियाँ पत्रकारिता को ही लेकर के, और वही जो आपने बात कही विश्वसनीयता की, उसी से संबंधित है कि कुत्ते लड़ाए जाते हैं बोटी के वास्ते, अखबार अब निकलते हैं रोटी के वास्ते, धोती को छोड़कर बढ़े पतलून की तरफ, तरसेंगे एक रोज लंगोटी के वास्ते। और देखिए बहुत अच्छी बात कही है। और यही आके देखिए ये क्या लिखते हैं कि सर पहले पत्रकारिता एक मिशन थी और अब ये कमीशन बन गई है। तो इस पर आपकी मैं टिप्पणी जानना चाहूँगा। ये जिस तरह आपने 4 पंक्तियाँ सुनाई, मैं आपको 4 पंक्तियों के माध्यम 6 पंक्तियों के माध्यम से इसका जवाब देना चाहूँगा कि पत्रकारिता बन गई है जब से व्यवसाय, कलम बिक रही चाय पर, कॉलम बोटी खाए। वही बात है, कॉलम बोटी खाए ये अंग्रेजी दारू, और कभी मिशन थी आज बनी ये गाय दुधारू। और द्वार द्वार पर जाए करे जो चट्टुकारिता, समझ लीजिए वही कर रहा पत्रकारिता। एक कॉलम आता था राष्ट्र चिंतन के नाम से 5 जनवरी में, और काफ़ी चर्चित कॉलम था। फिर बाद में वो उससे कहीं कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप भी लगातार जुड़े रहे हैं, और बाद में वो कॉलम ब्लिट्ज में आने लगा। आप रहा वहाँ से 5 जन से ब्लिट्ज में आया, और वो कॉलम भी 5 जन से ब्लिट्ज में आया। तो और आपका उससे जुड़ाव रहा, वो क्या कहानी है, क्या उसके बारे में बातें रही कि कैसे वो कॉलम वहाँ से यहाँ आया, उस पर मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये आपने हमारे काफ़ी पहले की बात है, उन दिनों मैं भी लखनऊ में रहता था। ये भी 30 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ। ये 5 जनवरी में मैं उस समय था, और वो दौर था राम जन्मभूमि आंदोलन के बिल्कुल पीक का। और मैं तो 5 जनवरी में काम करता था, और राष्ट्रधर्म के उस वहाँ 5 जनवरी के जो प्रधान संपादक हुआ करते थे उस समय, और हमारे पत्रकारिता गुरु श्री भानु प्रताप शुक्ल जी, उनका एक कॉलम था राष्ट्र चिंतन। अच्छा, उनका कॉलम था, उनका एक कॉलम था राष्ट्र चिंतन। और राष्ट्र चिंतन इतना पॉपुलर स्तंभ था उस समय था कि भानु जी बहुत जब लिखते थे तो शायद अपना कलेजा निकाल कर रख देते थे।
और उसका असर ये था कि कई बार उनके कई कॉलम्स लोगों ने ज़ेरॉक्स करा करके बांटे। वो यानी राम जन्मभूमि आंदोलन को उस पीक पर ले जाने का में जितनी भूमिका शायद उसके जुड़े हुए संगठनों की थी, विश्व हिंदू परिषद की रही हो या इसकी अशोक सिंघल जी की रही हो, उससे कम भूमिका उस राष्ट्र चिंतन स्तंभ की नहीं थी। लोग उसके पाठक बहुत थे। अब और उसमें बड़ी साफगोई से बातें कही जाती थी। मानो जी वो निश्चित रूप से पांचजन्य में आरएसएस का मुखपत्र था, लेकिन जब भानु जी उसमें लिखते थे तो कई बार वो उस समय जो भाजपा की सरकारें हुआ करती थी वो उनकी भी आलोचना उसमें खुल करके किया करते थे। यही कहें कि पत्रकारिता धर्म का निर्वाह। जी, पत्रकारिता धर्म का निर्वाह करते थे, उसमें खुल करके आलोचना किया करते थे। और ये एक आध बार ऐसा अब वो ऐसा हुआ कि उनकी यही साफगोई आगे चल करके एक ऐसा कारण बनी कि जिसकी वजह से जो कि कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कभी भी पांचजन्य में भानु जी का कॉलम बंद कर दिया जाएगा, यानी वो अपनी तरफ से नहीं बंद करेंगे, सामने से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ और ये बहुत बड़ी खबर बनी थी, उस समय चर्चा का विषय बना था। संयोग देखिए कि मैं उस समय तक यानी अयोध्या में ढांचा गिरने के बाद मैं आ गया था यहाँ मुंबई आ गया और यहाँ मैं ब्लिट्स में उस समय एज ए असिस्टेंट एडिटर हिंदी एडिशन का मैं इंचार्ज था। और सुधींद्र कुलकर्णी जी हमारे बॉस हुआ करते थे, हमारे वो ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। ग्रुप एडिटर तो ऋषि जडेजा जी हुआ करते थे। तो सुधींद्र जी के पास हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों का सम्मिलित प्रभार था, जिसमें से अंग्रेजी का वो खुद संपादन करते थे, उर्दू का कोई और करता था और इधर हिंदी में इंचार्ज मैं था। तो उन्हीं दिनों एक गुरुवार को, क्योंकि भानु जी गुरुवार को ही अपना कॉलम लिखा करते थे, और लिख करके जब मैं वहाँ था तो उस पेज का प्रभारी मैं था। जो अच्छा, ये संबंध था हाँ राष्ट्र चिंतन कानून का आपके साथ। जी। तो अच्छा, उनकी राइटिंग भी कुछ ऐसी थी कि वहाँ या तो टाइपिस्ट समझता था या फिर वो बाद में मैं समझता था। यही स्थिति हमारे दूसरे जो गुरुवर हैं रहे वशिष्ठ त्रिपाठी जी का, उनका भी था। वो राइटिंग उनकी माशाल्लाह थी, और वो यहाँ तो मालवी जी वहाँ पर टाइपिस्ट थे, वो समझते थे या फिर मैं समझता था। तो यहाँ ब्रिज में रहते हुए मेरे पास गुरुवार को हमारे एक साथी थे प्रमोद सैनी, उनका फ़ोन आया कि पंडित जी, हमको पंडित जी बोलते थे, बोले पंडित जी वो पता चला कुछ? मिला क्या? बोले कि वो भानु जी का राष्ट्रचिंतन पांचजन्य में इस बार से नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ यही। तो बोले क्यों? हमने पूछा क्यों? बोले वो कुछ चक्कर है ऊपर के लेवल पर। चक्कर ये था कि जो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है कि भानु जी थोड़ा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के करीब हुआ करते थे, और जो संपादक थे उस समय तरुण विजय जी, वो उनकी करीबी अडवाणी जी के साथ जग जाहिर थे। अडवाणी जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, और जोशी जी खुल करके तो नहीं, लेकिन उनके मन में इच्छा थी कि ये पद अपने पास होना चाहिए। सही बात है, प्रमुख स्तंभ रहे। हाँ जी, और रह भी चुके थे वो उससे पहले। वो जब कश्मीर वाली यात्रा निकाली थी, वो उन्हीं की अध्यक्षता में निकली थी। तो उस समय एक कॉलम चल रहा था, कॉलम में एक नारा वहाँ प्रचलित हो गया था कि लीड प्रॉपरली, फॉलो अस और गेट आउट द वे।
यानी कि या तो ठीक से नेतृत्व करो या हमें फॉलो करो, फिर रास्ता छोड़ दो। ये बात आडवाणी जी पर तंज कसते हुए, आडवाणी जी पर इशारा करते हुए उस समय शायद ये राष्ट्रचिंतन में उससे पहले दिखाई दे चुका था। और इस चीज़ को, चूँकि अध्यक्ष थे आडवाणी जी, वो सीधा प्रहार था उन पर, अध्यक्ष पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, इसको संघ भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। और वहीं से राष्ट्रचिंतन बंद करने की शायद शुरुआत है, ये निर्णय किया गया। लेकिन पाठक तो थे राष्ट्रचिंतन के, बड़े पैमाने पर थे देश भर में। तो मुझे जब ये खबर पता चली तो मैं अपने संपादक सुधीर जी के पास गया और हमने उनको ये खबर बताई। क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हमें खबर तो रखनी ही है। बिल्कुल। तो पता नहीं क्या सुधीर जी के मन में आया, बोले कि क्या भानु जी वो कॉलम यहाँ लिखेंगे? ये मेरे लिए दूसरी नई खबर थी कि आज के सुधीर जी ऐसा सोच रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, ब्रेकिंग, सुधीर जी ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि वो एक तरफ आरएसएस का मुखपत्र, दूसरी तरफ रूसी खंडिया का अखबार, दो ध्रुव अपोजिट, एक दक्षिणपंथी दूसरा वामपंथी। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा भानु जी से। बोले ठीक है, बात करो। तो मैंने फ़ोन लगाया भानु जी को। भानु जी फ़ोन पर बहुत कम बात करते थे, बहुत संक्षिप्त बात करते थे। घंटी गई, उठाया, कहिए, ऐसे बोलते थे, कहिए। मैंने प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम। बोले बोलो। मैंने कहा मैंने सुना है कि राष्ट्रचिंतन 5 जनवरी में नहीं आएगा। बोले ठीक सुना है। हमने कहा आप हमारे लिए लिखेंगे? सीधा प्रश्न। मैंने कहा हमारे लिए लिखेंगे। बोले तुम्हारा संपादक छापेगा? मैंने कहा वो राजी हैं। हमने कहा वो राजी हैं। बोले ठीक है, अपना फैक्स नंबर दो। मैंने उनको फैक्स नंबर दिया। अगले आधे घंटे के अंदर में 6 पेज भानु जी के हैंड राइटिंग में हमारे यहाँ फैक्स पर प्रिंट होकर के आ गए। और अगले संडे को, जो कि वर्षों से पांचजन्य का पाठक जिस कॉलम को पांचजन्य में पढ़ता आ रहा था, रविवार के दिन, क्योंकि रविवार को ही पांचजन्य भी निकलता था, रविवार को ही ब्लड पब्लिश होता था। ठीक उसी रविवार को पांचजन्य के बजाय राष्ट्रचिंतन ब्लिट्ज में आया। राष्ट्रचिंतन नहीं रुका, प्लेटफॉर्म बदल गया। पत्रकारिता में आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, ब्यूरो की बात आती है, ब्यूरो चीफ रहे हैं शुरुआत से ही, यहाँ पे एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा भी आप जगह जगह पे जाते रहे हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसी कोई स्थिति आई हो कि जो आपको विशेष, कोई ऐसी घटना कि जहाँ पे आपको लगा हो कि ये मुझसे चूक हो गई, ये तो इतनी बड़ी बात थी, मैं चूक गया, या ऐसा, या आपको ऐसा लगता हो कि ये इतनी बड़ी बात है, मैंने कैच कर ली, मैंने इसको स्वीकार किया, सही पा गया, ऐसा कोई रोमांचकारी अनुभव जो आज भी आपको टीसता हो या रोमांचित करता हो, ऐसा कोई अनुभव तो बताएं हमें। महाराष्ट्र की राजनीति में 1995 से अगर मैं जोड़ना शुरू करूँ, बल्कि मैं तो 92-93 में यहाँ आ गया था। उसके बाद से जितने विधानसभा या लोकसभा चुनाव हुए, करीब सबको मैंने सक्रियता के साथ रिपोर्टिंग की है उनकी। मतलब भाजपा शिवसेना की पहली सरकार बनते हुए? हाँ, बिल्कुल। वो भाजपा शिवसेना की पहली सरकार बनते हुए देखी है, और वो सारे दृश्य बिल्कुल आंखों के सामने हैं। जो जैसा आपने जो पूछा कि कोई एक घटना जो याद आती हो, मैं 1999 की घटना बताता हूँ। उस समय विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे थे, और महाराष्ट्र में चूंकि वो कई चरणों में चुनाव हो रहे थे, तो महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके थे और अगले 10-15 दिन यहाँ कुछ होना नहीं था।
और उन दिनों अच्छा, मैं पिछले 2-3 महीने से चूँकि चुनाव की कवरेज में लगा हुआ था, तो वो अगले 15 दिन कुछ नहीं होना है, तो मैंने पहले से अपना टिकट निकाल रखा था कि जैसे ही यहाँ से चुनाव खत्म होगा मैं गाँव निकल जाऊँगा अयोध्या। इधर चुनाव खत्म हुआ, उधर रात को मैंने या अगले दिन सुबह की पुष्पक पकड़ी, मैं निकल गया। तो शाम तक वहाँ अपने घर पहुँचा फैज़ाबाद। तो वहाँ पता चला कि शाम को गुलाबबाड़ी में प्रमोद महाजन की सभा है। वहाँ चुनाव बाद में होने थे, मतलब मतदान बाद में होना था, 1 आध हफ्ते बाद अगले चरण में। तो प्रचार के लिए भी उस समय, ये कौन से सन की बात? 1999 की बात है। और राजनीतिक सिचुएशन ऐसी थी उस समय कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ सरकार चला करके भी 4.5 साल सत्ता में साथ रहने के बावजूद इन दोनों में भयंकर कड़वाहट थी। क्योंकि जो स्थिति पिछले साल आपको यहाँ दिखाई पड़ी कि शिवसेना को ये मंजूर नहीं था कि 5 साल पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का पद एंजॉय करे। ठीक यही सिचुएशन 20 साल पहले 1999 में भाजपा के मन में घूम रही थी। गोपीनाथ मुंडे सोचते थे कि हम जब 50-50 के हम भागीदार क्यों ना हों, 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद हमें क्यों ना मिले। तो इस भावना के साथ कमोवेश सीटों में भी बहुत ज़्यादा अंतर शायद नहीं, वो सीटों में तो अंतर ऐसा होता था कि वो शिवसेना उस समय 171 करोड़ लड़ती थी और भाजपा को 117 सीटें देती थी। और इसके बावजूद विनिंग परसेंटेज भाजपा का ज़्यादा होता था। तो ये बात भी गोपीनाथ मुंडे के मन में खटकती थी कि हम कम सीटों पर लड़के ज़्यादा जीतते हैं, फिर भी हम डिप्टी ही रह जाएं। तो ये टकराव तो था ही मन में। और दूसरी तरफ उसी दौरान शरद पवार सोनिया गांधी को विदेशी मूल के मुद्दे पर छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके इन्होंने यहाँ एनसीपी बना ली थी। मुश्किल 3-4 महीने हुए थे 1999 की बात। और कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, शिवसेना और भाजपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था 99 में। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब थी कि रिजल्ट आने के बाद कौन किसके साथ जाएगा। वो 2 अलग अलग ताकतें, यहाँ देखने में एक लेकिन अंदर से बटी हुई ताकतें। तो मैं जब फैज़ाबाद पहुंचा तो उस दिन शाम को सभा थी, तो लोगों के मन में उत्सुकता है। प्रमोद जी को एक अच्छे वक्ता थे, सुनने के लिए सब लोग जाते थे। मुझसे कहा चलेंगे क्या? मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। मैं अक्सर सुना करता हूँ प्रमोद जी को। तो मैं नहीं गया। अगले दिन सुबह मैंने पता किया कि रुके कहाँ पे हैं, क्योंकि रात में सभा थी, तो रात में तो साधन भी नहीं थे। हाँ, प्रमोद जी जा सकते थे, उन गाड़ी लखनऊ तो जाना कौन सी बड़ी बात थी, वहाँ रुकते। लेकिन वो रुके वहीं पर शाहनवाज में थे, सिविल लाइन्स में होटल है शाहनवाज। तो ग्राउंड फ्लोर पर ही उनका वो था, कमरा था। मैं सुबह हमने मन में सोचा कि शाम को सभा सुनने गए उनकी, उससे मतलब नहीं, सुबह जाकर मैं प्रमोद जी से मिल लूँगा, वो जानते हैं नहीं, तो हमें मिलने में कोई असुविधा नहीं थी। मैं वहाँ पहुँचा, पता चला कि वो करीब 8-8:30 बजे मैं पहुँचा। तो मैंने कार्ड भिजवाया उनको, उन्होंने तुरंत बुला लिया, वो पहचानते थे ही। और बोले कहाँ कवरेज के लिए आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं कवरेज लेने आया हूँ, घर आया हूँ, आपको बुलाने आया हूँ नाश्ते के लिए। मेरा फ़र्ज़ बनता था वो जाए ना जाए, लेकिन हमारे शहर में आए हैं तो आमंत्रित करना मेरा फ़र्ज़ था। तो वहाँ से बोले कि बैठिए, नाश्ता हम आपको कराते हैं, आज समय नहीं है, फिर कभी चलेंगे घर। तो मैं बैठ गया, बात होने लगी। मैंने कहा कैसा चल रहा है, थोड़ा अभियान के बारे में पूछा। उस चुनाव में प्रमोद जी ने महाराष्ट्र में प्रचार के लिए बिल्कुल समय नहीं दिया था, गोपीनाथ मुंडे पर ही पूरा अभियान छोड़ रखा था उन्होंने। तो मैंने कहा शिकायत भी की, मैंने कहा इस बार तो आप वहाँ आए ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। बोले हाँ, इस बार सब मुंडे जी पे ही मैंने छोड़ रखा था, मैं देश में दूसरी जगहों पर हमारा काम है, हमारी ज़रूरत थी।
तो हमने कहा आखिर होने क्या जा रहा है वहाँ, महाराष्ट्र में होगा क्या। तो प्रमोद जी बोले कि जिन दो दलों को मिलकर 145 हो रहा होगा वो सरकार बना लेंगे। जिन दो दलों, हाँ, वर्ड्स याद करिएगा, और बिल्कुल जैसा बता रहा हूँ वैसे बोले थे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कांग्रेस एनसीपी कैसे बना लेंगे। और अभी तो पवार साहब सोनिया गांधी को या करके कांग्रेस छोड़े। बोले उससे क्या हुआ, महाराष्ट्र में थोड़ी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने आ रही हैं, मुख्यमंत्री बनने आ रही हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। मैंने कहा ऐसा है क्या। बोले हाँ बिल्कुल है। हमने कहा और कोई कॉम्बिनेशन। बोले हमने कहा क्या शिवसेना और कांग्रेस और या शिवसेना एनसीपी भी जा सकते हैं। बोले बिल्कुल जा सकते हैं। जिनको मिला के 145 हो रहा हो उसकी सरकार बन जाएगी। मुझे ये तर्क बात प्रमोद जी की गले नहीं उतरी, हजम नहीं हुई। जिन दो दलों को मिला करके 145 हो रहा होंगे वो सरकार बना देंगे। तो मैंने चलते चलते उनसे शिकायत की कि प्रमोद जी आपने कुछ दिया नहीं। तो शिकायतें हम लोग अक्सर पॉलिटिशियन से करते रहते हैं, भाई कुछ दीजिए, स्पेशल हो तो दीजिए, और देते नहीं लोग। वो हालांकि वो चीज़ें अब बदलती जा रही हैं। ये भी एक संकट है पत्रकारिता का। एक समय हम लोग एंटी चैम्बर्स में बैठ करके ना मालूम कितनी बातें कर लेते थे, वो पेट में रहती, वो तब तक बाहर नहीं आती थी जब तक कि सहमति ना हो। वो स्थिति अब खत्म होती जा रही है। कोई नेता बोलते हुए बदलता है, क्योंकि ना मालूम क्या रिकॉर्ड करके और कब उसका दुरुपयोग हो जाए, उपयोग नहीं। पुनः वही बात, विश्वसनीयता वाली बात। तो मैंने प्रमोद जी से शिकायत की, प्रमोद जी आपने कुछ दिया नहीं, इतने दिन बाद मिले और फिर भी हम खाली जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने दे दिया, अब आप भरोसा नहीं करें तो मैं क्या करूँ। मैंने दे दिया। अब आप देखिए, जब मैं लौट करके वापस मुंबई आया और यहाँ रिजल्ट घोषित हुए चुनाव के, और उसके बाद 15-20 दिन नाटक चला, जैसे इस बार पिछले साल देखा गया। और उसके बाद जब कांग्रेस और एनसीपी मिल करके सरकार बनाने लगे तो मैंने अपनी खोपड़ी पीट ली। हमने कहा प्रमोद जी ने बोला तो था, अगर मैंने लिख दिया होता तो शायद आज मैं पहला व्यक्ति होता ये कयास लगाने वाला कि हाँ कांग्रेस एनसीपी भी मिलकर सरकार बना सकते हैं। ये चूक थी और उस चूक के लिए मैं आज भी पछता रहा हूँ। मित्रों, आज की इस यात्रा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं, और ये क्रम हमारा समाप्त नहीं हो रहा है, यात्रा हमारी समाप्त नहीं हो रही है, ये अनवरत रूप से इसी प्रकार चलती रहेगी। सिर्फ हम एक विराम ले रहे हैं। अगली बार हम जब फिर आपसे रूबरू होंगे, जब हम आपसे फिर मिलेंगे तो बाकी शेष बातें करेंगे। बहुत सी बातें हैं तिवारी जी के बारे में, तिवारी जी की भी बात करेंगे, और भी हमारे बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको मिलकर आपको प्रसन्नता होगी, जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे। तो आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और हमसे जुड़े रहिए। हम आगे फिर आपसे मिलेंगे बहुत शीघ्र अगले कार्यक्रम के रूप में।